स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा पाइथन के बारे में, उसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग को देखा, जहां पर हमने कॉमन डेटा होते हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, इस तरह की वैल्यूज को ऑपरेट करना सीखा। उन पर हम किस तरह के ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, कंपैरेटिव ऑपरेशंस, असाइनमेंट ऑपरेशंस। इसके साथ कल हमने देखा कि हम कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड सम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो अब हम इस पोजीशन में हैं जहां पर कि हम प्रोग्राम में हर तरह के इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करा सकें, किसी भी पार्ट को एग्जीक्यूट ना करने दें बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। नाउ वी आर वेरी गुड टू राइट स्मॉल स्केल लेवल प्रोग्राम्स, जो कि प्रोग्राम एक सिक्वेंशियल फैशन में रन हो सकते हैं, एक डिसीजन कंट्रोल फैशन में रन हो सकते हैं, या एक रिपीटेटिव फैशन में रन हो सकते हैं। तो अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ समझते हैं कि हम पाइथन में किस किस तरह की वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और अगर हम उन फैसिलिटीज का यूज करते हैं तो हम कैसे अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सकते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर्नशिप, दैट यू शुड बी अ प्रोग्रामर नॉट अ कोडर, and programmer is one whose program is very neat and clean and that can be understood by anyone, and that program is basically an efficient one that should be complies with minimum number of lines with maximum efficiency. When we start data structure, I will talk about the efficiency of a program, but right now आप ये समझिए कि प्रोग्रामर वो होता है जो हाई इफिशिएंट प्रोग्राम बनाए, जो कम से कम लाइन में समराइज हो और नीट और क्लीन दिखे, जिसको कोई भी पढ़े तो उसको समझ सके। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली दो तरह चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को हम बोलते हैं डेटा और एक को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें हम किसी किसी ना तरह का डेटा यूज़ कर रहे थे और उस डेटा के ऊपर हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे और उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उस डेटा को मैनिपुलेट करके हमारा जो टारगेट डेटा है, जो आउटपुट डेटा है, उसको कैलकुलेट कर रहे थे। ना जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा को हम प्राइमरी लेवल पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है इंटीजर, और व्हाट यू कैन से लाइक फ्लोट। और दूसरी कैटेगरी है जहां पर हम टेक्स्ट डेटा की बात करते हैं या स्ट्रिंग डेटा की बात करते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें तो हम अपने डेटा को नंबर्स और स्ट्रिंग के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। So your data is basically divided into two sections, one what we call number and second what we call string. जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम दो तरह के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास नंबर्स हैं, दिस इज 246, and this number can be stored in any variable, so this variable you can consider it as a container. जैसा कि हमने वेरिएबल की डेफिनेशन में समझा था कि वेरिएबल एक तरह की स्टोरेज यूनिट होता है जो कि प्रोग्राम के वैल्यू को या प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करके रखता है। नाउ वेरिएबल बाय नेचर जो एंटिटी होती है, जो अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ें वेरिएबल की तो हम समझते हैं वेरिएबल इज एन एंटिटी विच कैन चेंज इट्स वैल्यू। तो हमें यहाँ पर फैसिलिटी ये मिलती है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वेरिएबल का नाम ए रखता हूँ, अगर मैं इस वेरिएबल का नाम ए रखता हूँ, और अभी मैं इसमें 246 वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, तो लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आई कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ ए एंड आई कैन चेंज इट टू सम अदर वैल्यू, लेट्स सपोज 300. So basically variable is an entity which can change its value during program execution, and to store the values in our program we require certain kind of storage units, and these storage units are actually facilitated through variables. Now primarily we have two types of data: the data which comprises with character symbols or alphabets, or data which comprises with some digits. So we have numbers and we have strings with us. Now when we talk about data type, so basically every programming language comes with a construct
which is known as a data type, that tells about the type of value or the type of data that we are going to use. So if we are using a variable to store a value, then variable is always going to be a one type, and that type is defined by the data type, or that data type defines the kind of value that can be stored in a variable. मैं इसको repeat कर रहा हूँ, maybe that got some confused. जब भी हम किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वैल्यू चूंकि अलग अलग तरह की है, तो हमें उसके अनुसार वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, और वेरिएबल का टाइप जो होता है वो डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो डेटा टाइप कुछ नहीं होते हैं, बेसिकली दे डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप दो तरह की चीज़ों के लिए समझे जाते हैं, कि वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेंगे और उन वैल्यूज पर किस तरह के ऑपरेशंस आप कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इंटीजर नंबर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं दो इंटीजर नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, मैं दो इंटीजर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड कर सकता हूँ, और मैं दो इंटीजर नंबर्स के ऊपर रिमाइंडर ऑपरेशन भी फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ इंटीजर की जगह रियल नंबर्स के बारे में बात करूँ, तो रियल नंबर्स में मैं केवल एडिशन कर सकता हूँ, मैं सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, मैं डिवीजन कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकता। तो डेटा टाइप जो होता है वो बेसिकली दो तरह की चीज़ों को डिनोट करता है, कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, और दूसरा उसके ऊपर किस किस प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। So the primary purpose of a data type is to define two things: the kind of value that can be stored by a variable, and the kind of operation that can be carried out over those values. So you need to be very clear कि आपको किस तरह की वैल्यू पर आप कौन कौन से तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी स्क्रीन पर दो तरह की वैल्यू देख रहे होंगे, या दो तरह का डेटा देख रहे होंगे। एक को हमें न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं और दूसरे को हम स्ट्रिंग डेटा बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है कि न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इस 246 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड और यू विल गेट द आंसर। लेकिन अगर मैं दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने की बात करूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डेटा टाइप ना केवल वैल्यू बताता है, बल्कि उस तरह के ऑपरेशन भी बताएगा जो हम उस तरह की वैल्यू पर कैरी कर सकते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या है, और किस तरह की वैल्यू पर आप किस किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस में कई बार देखा है कि बच्चे रियल नंबर्स के ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और बाद में कहते हैं सर एरर आ गई। सो इट इज टू इंश्योर दैट the modulus operator or the remainder operator is not defined for real numbers. It is only applicable for integer quantities. तो अगर आप उनको गलत वैल्यूज पर, गलत डेटा पर अप्लाई करेंगे, तो सर्टेनली आपको एरर मिलेगी और आप कभी भी अपने रिजल्ट्स को नहीं पा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो हम अपने डेटा को समझें। उसके बाद हम ये समझें कि वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं, और उस तरह की वैल्यू पर हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन भी सब तरह के डेटा सपोर्ट करता है, और चूंकि पाइथन अब एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर हम इसका कंपेरिजन करें विद वेरी वेट सी और C++ लैंग्वेज, तो आप पाएंगे कि पाइथन में और भी वर्सेटाइल तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जो इसकी प्रोग्रामिंग को बहुत ईज आउट करते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं और बहुत एफिशिएंट प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। आई एम रिपीटिंग, डेटा टाइप बेसिकली डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ओवर दोज वैल्यूज। प्राइमरली हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग बेस्ड। न्यूमेरिकल डेटा फिर से हम दो तरह के डिवाइड करते हैं, इंटीजर और रियल। इंटीजर उनको हम होल नंबर बोलते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, और रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट्स के साथ आते हैं, उनको हम फ्लोट की तरह डिपेंड करते हैं। Python, as I said, is a very rich in terms of data types. अगर हम इनको प्राइमरली कैटेगराइज करें, तो सबसे पहले हम बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। So as I said that Python is very rich in terms of data types, and if we try to categorize them, the Python data types are categorized basically into these following four categories as I classify them. The first we call them basic data types, where we know the basic numbers, real numbers, and the string, as I was talking on the previous screen.
So the basic or the fundamental data is mainly of two types, whether it is a numerical or it is a string based data. So based on that, you can have integer, float, and string. Now we move one step ahead, where there is a term comes which is known as by sequence data type, and this basically gives you a power to combine more than one values into a single unit. तो सीक्वेंस डेटा टाइप में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट एंड टपल्स. हम समझेंगे ये क्या होते हैं. फिर हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है सेट थ्योरी. हम लोग सब जानते हैं सेट्स क्या होते हैं. सेट्स की डेफिनेशन सिंपल है, इट्स एन अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स. इट्स अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट वी कॉल सेट. ना अगर हम यहाँ एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट नंबर हो सकते हैं, एलिमेंट स्ट्रिंग हो सकते हैं, एलिमेंट रियल नंबर हो सकते हैं. तो जब हम उनको कलेक्टिवली किसी एक यूनिट में कंबाइन करेंगे तो उसको हम सेट टाइप्स बोलेंगे. हम समझेंगे कि सेट के क्या फीचर्स होते हैं डाउन द लाइन. और चौथे तरह का जो डेटा टाइप है वो है मैपिंग डेटा टाइप. यहाँ पर आप नाम देख पा रहे हैं डिक्शनरी. आप समझ सकते हैं डिक्शनरी की क्या फंक्शनलिटी होती है. डिक्शनरी में हम हमेशा मीनिंग्स की तरफ जाते हैं. आप लोगों ने बहुत टाइम पे एक्सरसाइज किया होगा जहाँ आप हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ जाते हैं या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी की तरफ जाते हैं. आपसे कोई भी एक इंग्लिश वर्ड पूछता है, आप उस डिक्शनरी को ओपन करते हो और उस पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग बता देते हो. So that is a kind of basically a translation procedure where you can convert a word from one language to another language. But there are dictionaries which are English to English dictionaries, or there are dictionaries which are Hindi to Hindi dictionaries. यहाँ इंग्लिश का ही एक वर्ड हम लेके जाते हैं और इंग्लिश में उसके सिनोनिम्स देखते हैं, उसके यूजेस देखते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि वो वर्ड किस कैटेगरी का है. वो नाउन है, वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन है, वट एवर इट मे बी. सो वी हैव अ वेराइटी ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश. सो बेसिकली यहाँ हम किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में मैप कर रहे हैं. तो इसी तरह की फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए पाइथन में एक डेटा टाइप है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी. यहाँ पर वैल्यूज को हम की वैल्यू पेयर्स में डिनोट करते हैं और आप की के बेसिस पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको भी हम समझेंगे ये क्या होता है. तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो डेटा टाइप्स के ऊपर ही होने वाला है. और पाइथन में हमारे पास कुल 4 तरह के डेटा टाइप्स होने वाले हैं जो फंडामेंटली मैं क्लासीफाई करता हूँ. अगर आप दूसरे लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो यू में get some different nomenclature also, but more or less theory will not change, philosophy will not change, moral will not change. Okay, they can arrange them in other way, but as for my understanding I keep them in these categories. So first we will talk about int, float and string, and we have been talking about them, so we will not spend much time of talking about them. Then I will take list and tuples. These two types of data which gives us a these facilitate us to club more than one values into a single unit, and these units we can call them list and tuples. Basically we call them sequence data. And but there is a small difference between a list and tuples, and we also try to understand why we have these two same types of data but very slightly dissimilar with each other. Then we also look about set, that gives us a power to perform set operations, and then we will talk about dictionary. So these are going to be the topic for today's discussion for all of us. Now let us start our discussion with numerical quantities. I will not spend much time on this because we all know what is numerical quantities. हमारी दुनिया में दो ही तरह की न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं. एक इंटीजर नंबर जिनका बेसिक यूज होता है काउंटिंग. जैसे हमें काउंट करना है कि अभी मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3. मैं हमेशा इंटीजर नंबर्स का यूज करूंगा. आपकी पॉकेट में कितने रुपीस हैं, आप हमेशा 1 2 3 में काउंट करोगे. आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिलते हैं, आप हमेशा 1 2 3 में काउंट करोगे. तो बेसिक पर्पस जो होती है इंटीजर नंबर्स की वो काउंटिंग होती है, और काउंटिंग के साथ किसी तरह की यूनिट एसोसिएटेड नहीं होती है. दैट इज अ सिंपल नंबर एंड दैट्स अ सिंपल प्लेन नंबर एंड दैट्स अ होल नंबर. बट वी ऑल्सो नीड सम अदर क्वांटिटीज वेयर अ यूनिट एसोसिएटेड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भोपाल से विदिशा के बीच में क्या डिस्टेंस है, आपकी हाइट कितनी है, आपके मकान का एरिया कितना है, आप जिस मकान में रहते हो, तो जहाँ पर हम जो भी क्वांटिटीज बोलते हैं उनके साथ एक यूनिट आती है. और जब हम यूनिट के साथ जाते हैं तो जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलते हैं तो ऑब्वियसली सम पैरामीटर्स आर गोइंग टू बी चेंज. सो फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज काइंड ऑफ entities we required some other kind of numbers which we call real numbers.
or the numbers which can come through some decimal points. तो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही तरह के होते हैं, होल नंबर और द नंबर्स विच कम्स विद डेसिमल पॉइंट्स। जो नंबर डेसिमल पॉइंट्स के साथ आते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, और जो नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट के साथ आते हैं उनको इंटीजर बोलते हैं। इन दोनों कैटेगरीज में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होने की पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि हमारी क्वांटिटीज नेगेटिव भी होती हैं और हमारी क्वांटिटीज पॉजिटिव भी होती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो नेगेटिव नहीं होती हैं, तो वहाँ हम ये कंस्टेंट लगा देते हैं कि नंबर हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे हमें पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें पता है टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, तो हम टेम्परेचर के लिए नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दोनों तरह की क्वांटिटीज कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस के लिए हम, एरिया के लिए हम, हाइट के लिए, वेट के लिए हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज ही कंसीडर करेंगे। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वांटिटीज हम डिसाइड करते हैं कि हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करें या रियल वैल्यूज को स्टोर करें, और इंटीजर और रियल वैल्यूज में भी हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को रखें या केवल पॉजिटिव को रखें। इसी सीरीज में अगला जो डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। हम सभी जानते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे जब हम अपना नाम लिखते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिनोटेड बाय पेयर ऑफ मैचिंग single or double quotes in a Python. Now, generally in our real life, we write string without these single quote or double quotes. In this example, you can see these two strings. One is hello and second is happy learning. In hello, I am using single quote notation. In happy learning, I am using double quote notation. Now, this is because when we go into the programming world, we have a concept of keywords, variables, and when we give name to the variables, we also use collection of characters to define the name. So we need a way to differentiate name, or what I call an identifiers, with a data. That's why we use this notation, either single quote and double quote, to differentiate a string with an identifier. This identifiers can be a name of your variable. So basically, in every programming language, strings are represented by a collection of words that can be enclosed by either single quote notation or double quote notation. मैंने यहाँ दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं। पहली स्ट्रिंग हेलो है और दूसरी स्ट्रिंग हैप्पी लर्निंग है। जब हम स्ट्रिंग को लिखते हैं तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगी, ये आपको डाउन द लाइन स्लाइड्स में आप देख पा रहे होंगे। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ हेलो। तो जब हम हेलो को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो हर एक लोकेशन पर एक कैरेक्टर स्टोर होने वाला है। तो हेलो में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं, HELLO। तो ये एक एक करके मेमोरी सेल्स पे स्टोर होंगे। नाउ द पावर ऑफ स्ट्रिंग इज दैट these strings can be referred as an indexed variable. So what you can do is actually you can start giving them a number based on the positions that they are taking in the string. तो उस हिसाब से अगर देखें तो h जो है वो पहले नंबर पे है, तो हम h को देंगे इंडेक्स 0, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी, इसको हमेशा याद रखें। दूसरे नंबर पे e है तो हम उसको नेक्स्ट इंडेक्स देंगे 1। तीसरे नंबर पे l है तो नेक्स्ट इंडेक्स 2। थर्ड फिर also fourth is also l, so third index, and o is the fifth one, so the fourth index. Now this similar kind of representation or the concept we use in C language also, but Python, as I said, it's the most versatile and the powerful language. So that Python not only gives us a power to index in positive values, but it also gives power to index them in negative values. So we can use both type of numbers for indexing in Python. We can go by positive or we can go by negative numbers. The only difference between these two types of indexing is the positive numbers starts from left to right and the negative numbers starts from right to left. And in the negative numbers, we do not have zero concept because we generally keep zero in positive numbers. So positive indexing starts from 0 while the negative indexing starts from -1. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाइथन हमको ये पावर देती है कि हम इंडेक्सिंग को पॉजिटिव नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकें और नेगेटिव नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकें। जब हम पॉजिटिव नंबर इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो हम स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे और हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर देंगे, और इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि 0 हम पॉजिटिव नंबर्स में रखते हैं। और जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे
तो इंडेक्सिंग राइट कैरेक्टर से स्टार्ट होकर लेफ्ट की तरफ जाएगी, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप स्टार्ट करेंगे -1 से एंड इट गोज टू -5। क्वेश्चन आया है सर, हाउ दिस नेगेटिव इंडेक्सिंग इज यूजफुल, दैट आई विल शो यू बाय टेकिंग यू टू दिस, इज द स्क्रीन इज विजिबल, माय नोटबुक स्क्रीन इज विजिबल, या स्पेस काउंट होगी स्ट्रिंग में बेटा। अभी हम देख रहे हैं ये कुछ एक्सरसाइज करके, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आई होप कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ट्रिपल कोट्स आर यूज फॉर कमेंटिंग, अभी गुप्ता। तो अगर मैं इस सेल को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी स्ट्रिंग है ए, और मैंने जैसे ही उस वेरिएबल को प्रिंट किया तो मुझे प्रिंट हो गया ए। अगर मैं इस स्ट्रिंग को ए बी सी करूं, which is the actual use of string which shows the collection of characters, so you will see that I am able to print ABC. That is what we call a string. Now here I am writing another string which is the phone number. So I can use space in string, I can use special symbols, I can use digits, I can use alphabet. So anything which you write within double quotes is considered as a string. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मैंने अल्फाबेट भी यूज किए हैं, स्पेशल सिंबल भी यूज किए हैं, डिजिट्स भी यूज किए हैं। तो आप किसी भी चीज को, किसी भी तरह के सिंबल को अगर आप डबल कोट में इंसर्ट करेंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये प्रिंट कर रहा है फोन नंबर कॉलन, फोन नंबर इज 0732 -12345 6। Now this string is actually a combination of all types of character symbols that we can use in programming. Like we can use alphabet, we can use special symbols, we can use digits. So basically this what we can do. So triple quote हम basically use करते हैं to mention the comment in the program, but that can also be considered as like a single quote, as you can see by creating a string. So this is like we can do many things in programming, but do we need to do this or we should not do this? That is up to you, because this is nothing but a kind of over smart that we try to be. Because basic purpose of the triple quote notation is to use comment portion in the program, multi-line comment portion in the program. So that should not used for the string purpose. A string should always be used by either single quote or double quote, but that we can pretty much do. And I have included this here, so you can see this is the kind of string I get. नाउ अभी हमने देखा कि हर एक स्ट्रिंग को हम एक कैरेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, सॉरी इंडेक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई हैप्पी लर्निंग, तो अब हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स मिल जाएगा, जहां पर पहले कैरेक्टर की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो H फॉर 0, A फॉर 1, फर्स्ट P इज फॉर 2, सेकंड P इज फॉर 3, Y इज फॉर 4, स्पेस फॉर 6, सॉरी 5, space for 6, L for 7, E for 8, likewise it goes to the end. And now if I want to access a particular character out of this string, I can access that by initializing the index number of this. So if I access the string by supplying the index number 4, you see the output is by, because by is at the index position 4. Index is starting from 0, so you can count H0, A1, P2, second P3, and by is 4. So the output is actually character by. So this is like you can index your string. Now question ये था कि reverse indexing किस तरीके से काम में आती है, या रिवर्स इंडेक्सिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि रिवर्स इंडेक्सिंग जो होती है वो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होती है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ +4 की जगह -4 लिखूं, तो आप काउंट कहाँ से करेंगे? G इज फॉर -1, N इज फॉर -2, I इज फॉर -3, N is for -4. Let's see what I'm getting. You can see I'm getting N. That is the second N from the rightmost side. So we can use positive numbers as well as we can use negative numbers to access the element of strings. Now, what is the use of these negative and positive? We will see down the line when we look about the slicing of a string, where we can extract the part of string out of main string. Now, before that,
Python is little bit different from other programming language where it gives the power to compare a string with another string. And to do this, we have a kind of operators which we call a membership operator that is defined by int. So this, what you can do, you can use one string as an happy, second string as an happy learning, and you can directly write a condition where you can test whether the first string exists into the second string or not. मतलब ये है कि हमारे पास ये भी पावर है कि हम ये भी देख सकते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग का हिस्सा है कि नहीं है। इस पर्टिकुलर सेल में आप देख पा रहे हैं कि मैंने दो स्ट्रिंग डिफाइन की है। पहली स्ट्रिंग का नाम हैप्पी है और दूसरी स्ट्रिंग जो है वो हैप्पी लर्निंग है, और मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 का पार्ट है या नहीं। अगर ये पार्ट है तो ट्रू आएगा, अगर पार्ट नहीं है तो फॉल्स आएगा। इफ आई एग्जीक्यूट दिस सेल, सी आई एम गेटिंग ट्रू हियर, बट लेट सपोज आई चेंज, जैसा कि हमने कल बोला था कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में कैपिटल एच जो होता है वो डिफरेंट होता है स्मॉल एच से। तो अगर आपने हैप्पी को कैपिटल एच से स्टार्ट ना करते हुए लेट सपोज स्मॉल एच से स्टार्ट किया और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो यू सी you get a false. That gives you the confirmation this Python is a case sensitive language जिसके लिए capital H के साथ happy और small h के साथ happy जो अलग अलग चीज है. So this small happy is not the part of this string. That's why we can test it by using this membership operator. Next, we can perform many operation on a string. The common operation is where you want to concatenate two strings. मतलब आप दो strings को एक दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं. इसके लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। सो जब हम प्लस को न्यूमेरिकल नंबर पर यूज करते हैं तो आप पाएंगे कि वो दो नंबरों को जोड़ देगा। जब हम उसी प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के ऊपर यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि वो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं पहले दिन की क्लास में, मैं आपको फिर से बताता हूँ व्हाट वी कैन डू। और ये भी देखते हैं हम कि हाउ, मतलब अगर हम 5 + 3 करते हैं, as you can see that these two numbers are numerical, so we got the addition of these two numbers. लेकिन अगर मैं 5 सिंगल कोट 3 करता हूँ, तो नाउ एज आई एम सप्लाइंग दीज टू नंबर्स विद इन सिंगल कोट, तो कंप्यूटर इनको स्ट्रिंग समझेगा और जब मैं इनको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो 53 स्ट्रिंग कर देगा, मींस कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के पीछे जुड़ जाएगी। जब भी हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करें तो हमें कुछ स्पेस मिस्पेस जैसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर मान लो मैं दोनों स्ट्रिंग को बिना स्पेस के दूं और कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करूं यूजिंग प्लस सिंबल, तो आप देखेंगे हैप्पी और लर्निंग एक दूसरे से चिपक गए, दोनों एक साथ ही हैं। इसलिए हम कई बार ये करते हैं, या तो हम पहली स्ट्रिंग के बाद स्पेस दें लाइक वाइज, या हम दूसरी स्ट्रिंग की शुरुआत में स्पेस दें ताकि वो दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग दिखाई दें। तो ये एक तरीका है, एक ऑपरेशन है जो जनरली हम बहुत परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग्स ऊपर, जहां हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करते हैं या जोड़ते हैं ना। इसके अलावा भी स्ट्रिंग के साथ हम कई तरह की मेथड्स परफॉर्म करते हैं। आई विल टेल यू अबाउट देम। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ डेटा टाइप्स में कौन से तरह के डेटा पर कौन सा तरह का ऑपरेशन होगा ये डिफाइन करना जरूरी होता है। आप देख रहे हैं कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट एंड टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर पासवर्ड प्रॉब्लम। पासवर्ड प्रॉब्लम के लिए हम मेंबरशिप के लिए नहीं जाएंगे, रादर हम जाएंगे इक्वल ऑपरेटर के लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वही वर्ड चाहिए, हमें वहां पार्ट ऑफ द वर्ड नहीं चाहिए बेटा। नाउ लेट्स लुक सम अदर स्ट्रिंग मेथड्स। सो लाइक व्हाट वी कैन डू विद स्ट्रिंग। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे हैप्पी लर्निंग में अब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So the total number of characters in this string are 14. Indexing is starting from 0 to 30. If we want to print some part of this string, so we can do the slicing. This is what we can slicing, where we can supply the indexes with two parameters, with starting index and the end index. So we know that
when we apply this slicing method, जो भी सेकंड वैल्यू हम सप्लाई करेंगे वो एक्सक्लूडेड रहती है। ये हमने रेंज फंक्शन में भी देखा था, ये पैटर्न है पाइथन का काम करने का। तो ये जो काउंट करेगा वो अप टू 13 तक करेगा, इसलिए मैंने यहाँ 14 दिया है। मतलब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये थर्ड इंडेक्स से उठा के लास्ट तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो थर्ड इंडेक्स स्टार्ट हो रहा था हमारा सेकंड पी से। यू सी द प्रिंट वैल्यू इज p बाय लर्निंग। ओके, दिस इज व्हाट। ये स्लाइसिंग कई तरीके से की जा सकती है, 2 नंबरों के साथ भी की जा सकती है, 1 नंबर के साथ भी की जा सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ केवल राइट मोस्ट नंबर दूंगा तो ये पहले के सारे इंडेक्स काउंट कर लेगा, मींस इंडेक्सिंग इज ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्रॉम 0। सो बेसिकली नाउ आई गेट द स्ट्रिंग इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि 6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा इसमें। सो 0 to 5 में हैप्पी कवर हो रहा है तो मुझे हैप्पी प्रिंट हो जाएगा। नाउ मैं दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूँ कि 6 से स्टार्ट करके लास्ट तक चला जाए, जहां पर मैं केवल लेफ्ट साइड आर्गुमेंट दूं इस स्लाइस का। सो दैट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम स्पेस एंड गोज अप टू द लास्ट। नाउ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम स्पेस एंड स्पेस इज एट द 6th लोकेशन बेसिकली। नाउ दिस कैन बी डन विथ लाइक नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो। तो जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो काउंटिंग हमें उस पोजिशन से स्टार्ट होगी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्टॉप कर सकते हैं नेगेटिव पोजिशन पे। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो जो ई है वो -7 तक है और ये एक्सक्लूडेड रहता है ऐसे स्प्लिट पोर्शन में। तो ये हम इस तरीके से देखेंगे कि जो प्रिंट आउट वैल्यू है वो केवल हैप्पी स्पेस एल है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, हम पहले आर्ग्यूमेंट को भी नेगेटिव इंडेक्स बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने नेगेटिव इंडेक्स बनाया तो ये नेगेटिव से लेके लास्ट तक चला जाएगा। तो अगर हमें पता है कि लास्ट में कोई वर्ड है और हमें पता है कि वो वर्ड कितने कैरेक्टर का है, तो हम उसके हिसाब से इंडेक्स सेट करके उस वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द काइंड ऑफ स्लाइसिंग दैट वी कैन डू यूजिंग स्ट्रिंग, और ये केवल हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग में इंडेक्स पैटर्न को एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली पाइथन जो होती है वो स्ट्रिंग को इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन देती है, और इस वजह से हम ऊपर स्लाइसिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। now इसके अलावा हम बहुत सारे अलग ऑपरेशन करते हैं स्ट्रिंग से, जैसे अपर केस कन्वर्ट करना, लोअर केस कन्वर्ट करना। तो इसके लिए पाइथन डेटा टाइप्स में कई सारे फंक्शंस डिफाइन है जिसके थ्रू आप सीधा मेथड कॉल करें और कन्वर्जन कॉल कर सकते हैं। तो जैसे अगर मेरी स्ट्रिंग है हैप्पी लर्निंग and I want to make it an uppercase, so I just need to call this upper function by using this dot operator। जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है और जिनको नहीं भी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपल वे ऑफ defining an object and calling a method। So where I was, so like we can convert a lowercase string into uppercase by calling this function upper। What I was saying कि जो लोगों के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एक्सपीरियंस है, जिनके पास नहीं भी है उनको 5वें दिन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास वहाँ ऑब्जेक्ट और मेथड्स की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ बेसिकली पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जहाँ वो हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करती है और जिसके साथ उसकी एसोसिएटेड मेथड्स आती हैं जो उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करें। तो स्ट्रिंग का एक बिहेवियर ये भी होता है कि हम उसको लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए उसके फंक्शंस हैं और उसके मेथड्स हैं। So by using those methods, what you can do, you can convert any lowercase string into uppercase, or by calling opposite functions like lower, you can convert any uppercase string into lowercase। So that's very simple। By calling these functions, we can convert uppercase as well as lowercase। Now ये सारी चीजें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में आती हैं। इसके साथ साथ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में ये भी आता है कि हम स्ट्रिंग को थोड़ा ब्यूटीफाई करें। उसके अंदर अगर अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं तो हम उनको स्ट्रिप आउट करें। जैसे आप देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिप फंक्शन अवेलेबल है। जैसे अगर मैं ये स्ट्रिंग को देखूं तो आप देखेंगे कि मैंने पहले भी स्पेस दे रखा है और बाद में भी स्पेस दे रखा है। ओके, अगर मुझे ये स्पेस हटाना है और मुझे केवल कॉन्सेंट्रेट करना है हैप्पी लर्निंग पे, बिकॉज ध्यान रखिए कंप्यूटर के लिए स्पेस भी स्ट्रिंग का पार्ट कहलाता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल एन स्ट्रिप, दैट बेसिकली cut all the white spaces before and after the string। Now, if you want to like remove the right mode white space, you simply use R strip, or if you want to remove the left white space, you can go for L strip।
तो 3 तरह के स्ट्रिप फंक्शन दिए हुए हैं। स्ट्रिप जो कि स्ट्रिंग के दोनों तरफ के वाइट स्पेस को वाइट ऑफ कर देगा, एल स्ट्रिप जो कि लेफ्ट साइड करेगा, और आर स्ट्रिप जो कि राइट साइड करेगा। तो स्ट्रिप फंक्शंस, लोअर अपर फंक्शंस, स्प्लिट फंक्शंस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू एल स्ट्रिप and the R strip which I was talking about. Now with this also we can replace a character, like I made one string like unhappy learning. So we have multiple types of functions associated with the string that we can use. Now this is the most powerful and beautiful function that you will use many times, that give you the power to split words from the string. जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है string, और इस string में 2 words हैं। हम चाहते हैं कि हमारी string के सारे words अलग अलग हो जाए और वो मुझे अलग अलग string के फॉर्म में मिल जाए। ये करने के लिए मैं split फंक्शन का यूज करता हूँ। ये स्प्लिट फंक्शन आर्गुमेंट भी ले सकता है, मींस यू कैन स्प्लिट ऑन एनी कैरेक्टर, और अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेस पर इसको स्प्लिट करेगा। जैसे मैं अगर इसको रन करूं, आप देखेंगे हैप्पी लर्निंग जो स्ट्रिंग है वो 2 स्ट्रिंग में टूट गई और लर्निंग में। ये सबसे पावरफुल फंक्शन है और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन इसको बहुत क्लोजली देखें एक्सरसाइज में। ना इस फंक्शन को हम ना केवल स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि हम किसी स्पेशल कैरेक्टर पे भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हैप्पी लर्निंग में मैं स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहूँ पी पे, तो आप देखेंगे मुझे 3 स्ट्रिंग मिलेगी। पहले पी के पहले एच ए, फिर पहले पी और दूसरे पी के बीच में कोई नहीं है इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर सेकंड पी के बाद स्ट्रिंग है बाय लर्निंग। सो बेसिकली इफ यू ट्राई टू स्प्लिट दिस स्ट्रिंग ऑन द कैरेक्टर पी, it divides the main string into 3 parts: HA, empty string, and by learning. So that's how the power of split comes. And if you want to know about all the type of functions that you can do with string, तो पाइथन में एक कमांड होती है dir, और ब्रैकेट में आप केवल उस डेटा स्ट्रक्चर, उस कंस्ट्रक्ट और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें जिसकी मेथड्स को आपको पता करना है, तो आपको सारी मेथड्स पता चल जाएंगी। जैसे स्ट्रिंग के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली सारी मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने क्या लिखा, दिस इज it's not working. Okay. So you see, these are the some methods like capitalize, case fold, center, count, encode, and with, find, format, index, is lower, is numerical। ये जिसके भी नाम के आगे आपको is लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब कंडीशनल है जो कि ढूंढेंगे। join, left justified, lower, L strip, partition, replace, right find, right index, right justified, R partition, R split, R strip, split lines, start with। आप ढूंढ सकते हैं कि वो वर्ड किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रिप, स्वैप केस, लोअर केस को हायर केस में कन्वर्ट कर दें, हायर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, अपर एंड जी फिल। यू कैन ट्राई विथ ऑल दीज डिफरेंट मेथड्स। मैंने अभी यहाँ पर जो पॉपुलर मेथड्स हैं केवल उन्हीं को बताया है, और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है जहाँ पर आपको फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी स्ट्रिंग से। जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट डिटेल है, हम जनरली फ़ॉन्ट डिटेल में क्या रखते हैं, नेम ऑफ द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द पर्सन। अब मुझे केवल उसका नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो फॉर स्प्लिट फंक्शन, और स्प्लिटिंग कर रहा हूँ मैं किसके ऊपर, ये कॉलन सिंबल के ऊपर। तो जैसे ही मैं ये कॉलन सिंबल के ऊपर स्ट्रिप करूँगा, तो आप देखेंगे मेरे पास 2 स्ट्रिंग आ जाएंगी, फ़ोन नंबर और नंबर। और अगर मैं, मुझे ये पता है कि लास्ट वाला नंबर ही फ़ोन नंबर होने वाला है,
तो मैं रिवर्स इंडेक्सिंग यूज़ करके, मीन्स नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा और उसको स्टोर कर लूँगा फ़ोन नंबर में, और बाद में स्ट्रिप फंक्शन अप्लाई करके उसके वाइट स्पेसेस वगैरह सब डिलीट करूँगा और फिर मैं उसको प्रिंट करूँगा। तो आप देखेंगे फाइनली आई गॉट द नंबर, दैट इज़ 9898989898। So this particular problem comes with splitting, stripping, and cleaning and all these things. So these are the basic operations that you can perform over a string. I hope these are clear. नोटबुक में ये dir string आप देख पा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप ये सारे फंक्शंस पढ़ें और ट्राई करके देखें कि ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं और कैसे-कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। So this is all about string. Now let us talk about the next sequence data type. This is list. Now list is very versatile type of data structure. Basically list you can consider it as an array. तो लोग भी समझते हैं array क्या होती है। तो array is basically collection of homogeneous element. The only difference between list and array is that array में हम केवल एक ही तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर हम अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि मैंने एक लिस्ट डिफाइन की है और इसमें मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर किया है, इंटीजर नंबर भी स्टोर किया है और रियल नंबर भी स्टोर किया है। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में 4 एलिमेंट हैं, हैप्पी, 5, 3.14 एंड लर्निंग। नाउ लिस्ट इज वेरी मच सिमिलर टू स्ट्रिंग। जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स दिया जाता है, वैसे ही लिस्ट में भी हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स दिया जाता है। जैसे इस लिस्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, हैप्पी, 5, 3.14 एंड लर्निंग। तो हैप्पी को जो इंडेक्स मिलेगा वो 0, 5 को जो इंडेक्स मिलेगा वो 1 एंड 3.14 को और लर्निंग को जो मिलेगा वो इंडेक्स नंबर 3 मिलेगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि पाइथन हमको पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग पावर देती है, तो जो हमने स्ट्रिंग में सीखा था वो एज इट इज एप्लीकेबल है लिस्ट में। बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स मिलता है, लिस्ट में हर एक एलिमेंट को वो इंडेक्स मिलता है। तो यहाँ हैप्पी जो है वो पूरा 0th इंडेक्स से डिनोट किया जाएगा, लर्निंग जो है वो पूरा 3rd इंडेक्स से डिनोट किया जाएगा। और these index can be applied in reverse order also by using negative numbers. So -1, -2, -3, -4. Now, as we have seen various operations on strings, similarly we can have many operations on list also. The popular operations are like delete, insert, append, sort, reverse, replace. लिस्ट हम समझ सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों के सामने एक लिस्ट बताई है जिसका नाम है LST और इसमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। दीज आर द नेम ऑफ 4 पॉपुलर ब्रांड ऑफ व्हीकल्स, Audi, Mercedes, Lamborghini and Bugatti. I hope many of you have dreamed to buy these cars and I wishes all the best that one day you will really have these cars, one of these cars with you. So now we have a list with all these 4 beautiful car names: Audi, Mercedes, Lamborghini, Bugatti. And on this, if you take this list and if you try to perform these operations, like if you try to delete one element of it, if you try to insert another element, if you try to append any element, if you try to sort them, if you try to reverse the order of the given list, if you try to replace one element with another, then how you can do? So these are the way how you can do. So you got a method what we call del, and after the name of the list you just need to supply the index number. So let's suppose I want to remove Mercedes from here. So as we already know, the list index starts from 0. So Audi will get 0 index, Mercedes will get 1 index, Lamborghini 2, and Bugatti will get 3. So when I say delete Mercedes, so I will use index 1 to delete it because del comes with an index location. So by the name after that in a square bracket, I simply give the index of the particular item which I want to delete. तो यहाँ मुझे अगर मर्सिडीज को डिलीट करना है तो मैं इसके इंडेक्स नंबर 1 को सप्लाई करूंगा एंड सिंपली एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन del LST1 और फाइनल जो लिस्ट आएगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ से मर्सिडीज गायब है, आपको केवल 3 एलिमेंट बचे, ऑडी, लैम्बोर्गिनी एंड बुगाटी। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंसर्ट।
Now, when we say insert, that can be done in many ways. You can insert at in location, you can insert at last. When I say to insert at particular location, then you can call for insert function. Now, insert function comes with two arguments. One is the index location and second is the item itself. So like here, I am supplying, I'm sorry, let me correct this. Sorry. Actually, this element should be enclosed in single bracket. And similarly, this Hyundai too. Okay. So insert function will take two arguments. First, the location of index. Second is the item. So हम यहाँ second index पर insert करना चाहते हैं तो 0th पे Audi है, first पे Mercedes है, second पे अभी क्या थी Lamborghini. तो अगर मैं second index पे insert करूँगा तो Lamborghini shift हो जाएगी और second index पे Maruti insert हो जाएगा. तो जो new list बनी वो क्या हो गई? Audi, Mercedes, Maruti, Lamborghini and Bugatti. Now there is another method to insert an element. That is what we call an append. But this append method always add an element at the last of your list. तो जैसे अगर मैं एक और element append करता हूँ यहाँ Hyundai, I am calling this Hyundai here. जैसे ही मैं इस append को call करूँगा, ये Hyundai जो होगी वो at the end of the list जाके add हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं resultant जो बनेगी वो बनेगी Audi, Mercedes, Lamborghini, Bugatti and then Hyundai. Now, other things that we can do is like short. So we can short these lists. Now, if there are numerical number, they can be shorted in ascending or descending order. Similarly, we can do the same with the alphabetical or the string values also. Like अगर मैं इस पे short operation apply करता हूँ, तो पहला कैरेक्टर ऑडी रहने वाला है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है. दूसरा कैरेक्टर बुगाती हो जाएगा क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है. Then third one is the Lamborghini. The fourth one is the Mercedes. So if you look the chronological order of these names, you will get Audi, Bugatti, Lamborghini, and Mercedes. Now, other things, what you can do, you can reverse the complete list. So you simply call the reverse method for the list object. So it automatically reverses. So first become Bugatti, then Lamborghini, then Mercedes, then Audi. Now by inserting, by appending, we can also replace any one of the elements. And this is what, in place of any item, you can putting a new item. So like here, I am replacing the second index value, which is the Lamborghini, 0 Audi, 1 Mercedes, 2 Lamborghini, 3 Bugatti. What I am doing here, I am replacing the second index element by Maruti. So the resultant list, you can see it has become Audi, Mercedes, Maruti, and Bugatti. Now to define the list, remember we use this square bracket notation. Remember this, every time when you have to define the list, what you use this square bracket notation. Let me show you some code on this. Okay, so this is simple list. You see. So basically, what you assume that list contains, or the array contains all the homogeneous numbers. So here we can have the versatility that in which we can add non-homogeneous element also. Like we can put homogeneous as well as non-homogeneous. So like if you want to add homogeneous element, you can keep the same type of data. But list has the power to store multiple types of values. Like here you see the one element is string, second is number, third is a string, fourth is float numbers. That's how you can keep them. Now, as we have seen that we can access them through index. Like if I write 2, I must get A because A is at 0th index, or sorry, second index. If I access 3, you see I'm going to get 10.15. Now the same number I can use by using negative indexing. So negative indexing starts from right. So 10.5 is become -1, then -2, then -3, then -4 likewise. So here you see still I am getting 10.5. So in Python you have a multiple way of doing the same thing. Means either I can use +3, I can use -1. And remember this happens with you also. You see one constructor do one thing and next day you see another expression which is doing the same thing. So this is the power of Python.
And this is due to because it is an open source and many communities are contributing in this field. They are coming with their own type of instructions and ideas. Python will not make any difference in a string if you give in double inverted comma and single inverted comma, even in triple inverted comma. लेकिन मैंने बोला कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा हम केवल कमेंट लिखने के लिए यूज करेंगे. दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. और डबल इन्वर्टेड कॉमा हम जनरली तब यूज करते हैं जब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपोस्ट्रोफिक एस का यूज करना चाहते हैं. जैसे अगर मान लो मैं यहाँ एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं तो अब ऑडी अगर आप प्रिंट करोगे, सॉरी दैट ओनली प्रिंट सेकेंड एलिमेंट. You see, now after A, U, D, you got this, but you cannot do this with single. So that's why it has the versatility. It comes with double inverted, it comes with single inverted, it also comes with triple inverted comma also. But triple, I will not suggest you to use anywhere because in standard practice, triple is used to write comment, multi-line comment. Okay? Yes, sir. Okay then. So as we have seen with the strings, in the list also you can use index. Now let's move ahead. जहां पर किसी ने पूछा था कि सर लूप को समझ में नहीं आया, तो फॉर लूप देखिए हमने वहां पर एक रेंज फंक्शन का यूज किया था और रेंज फंक्शन भी हमें लिस्ट बना के देता है, बट वो होमोजीनियस लिस्ट होती है. जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक रेंज फंक्शन बनाता हूँ. कल मैंने एक रेंज फंक्शन के बारे में बात की थी जिसके 3 आर्गुमेंट होते हैं. अगर मैं केवल एक आर्गुमेंट देता हूं तो वो मुझे एक लिस्ट देगा 0 से लेके 9 तक, 1 लेस देन. यू सी, अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगा तो मैं उस नंबर से लेके लास्ट नंबर -1 तक मुझे लिस्ट मिल जाएगी. यू सी 2 to 9. I can also define the step size. So let's suppose now I will get 2, 4, 6, 8. You see, so range function is basically help us to create a list. And in the list, जब हम पढ़ रहे थे फॉर फंक्शन तो हम कह रहे थे कि फॉर वर्क्स इन सीक्वेंस इन नंबर्स. उस सीक्वेंस को देने के लिए हम इस लिस्ट का यूज करते हैं. और ये लिस्ट जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल नंबर की हो, बट जनरली हम नंबर जब काउंटिंग करते हैं तो हम न्यूमेरिकल नंबर से करते हैं. अगर हम न्यूमेरिकल नंबर से नहीं करते हैं तो लिस्ट में वो इंडेक्सिंग के थ्रू भी वो काउंटिंग होता है. जैसे यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि स्ट्रिंग लिस्ट है या जिसके सारे एलिमेंट जो है उसके स्ट्रिंग्स हैं, बट स्टिल आई कैन एक्सेस दोज एलिमेंट बाय कॉलिंग अ फॉर फंक्शन in which it is selecting an item which is in the list. So one by one it accesses all these elements started from 0th index, first index, second index and third index, and then it will print out them. So for का syntax बड़ा simple होता है. for में आपको लिखना होता है for कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल इटरेट होने वाला है उस लिस्ट पे. जैसे यहाँ पर हम लिस्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये इस पे इटरेट हो रहा है. अगर यहाँ हम न्यूमेरिकल लिस्ट बनाते तो वहां भी कर सकते थे. जैसे मैं ऊपर न्यूमेरिकल लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको. तो फॉर लिखा मैंने आई इन and here I'm giving a range. That is 10. And I'm simply printing the value of I. So you see, you get the number from 1 to 9. Oh, sorry, 0 to 9, not 1 to 9. Because the range created a list which is starting from 0 and goes up to 9. So it will take every element from that list and printed them out. Similarly, here also it is taking every element from the list and printing them out. Here the element are not numbers, they are strings. So it is printing out these strings. So you see, if you want to space them out, तो end के बाद जो हमने डबल सिंगल कोट लगाया है उसमें स्पेस दे दें, तो वो थोड़ा स्पेस में आ जाएंगे. ठीक है, आपको और दूर दूर करना है तो और स्पेस दे रहे हैं, और अगर इकट्ठा स्पेस देना है तो हम क्या यूज करते हैं, /tab. See, okay, so that we can do.
नाउ जैसा हमने देखा कि स्ट्रिंग और लिस्ट काफी कॉमन है, तो जो काफी ऑपरेशन जो आप लिस्ट पे कर सकते थे वो हम सॉरी स्ट्रिंग पे कर सकते थे वो हम लिस्ट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम वही इंडेक्सिंग पैटर्न यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आ रही है, सब कुछ। तो जो स्लाइसिंग हमने वहां देखी थी, द स्लाइसिंग इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन स्ट्रिंग आल्सो, सॉरी लिस्ट आल्सो। So this is my list. I can slice it. See, I have a list of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. When I talk about the indexes, index start from 0 and goes up to 8. What I am doing, I am slicing it from 0 to 8, which means 0th index start from third number and it goes to the, because it is excluding the last one, so it goes up to the 7. So here we have 3, sorry, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And when we printed out this number, you see we get the numbers like 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now similarly we can update. Update is also the same, जो कि हमने अभी ऑपरेशंस में देखा। आप इंडेक्स नंबर लिखिए और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कीजिए। जैसे यहाँ मैं थर्ड वैल्यू जो बुगाटी है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ टेस्ला से बाय कॉलिंग द थर्ड इंडेक्स। So final string which I will get is like Audi, Mercedes, Lamborghini, and Tesla. Instead of Bugatti, I will get Tesla here. This is the same thing I am executing again. Let me delete it. Okay. Now when we talk about adding two lists, so we can concatenate them, and this can be done by calling a simple operator that is plus, जो कि हमने string में देखा था। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं लिस्ट के साथ भी, जैसा कि मैंने बोला कि इनमें काफी सिमिलरिटीज है, so we can do the same thing again and again. Now how do we can remove the duplicates? So you should write a function. I will give you this problem which identify the duplicates and remove them also. And this is append, which append at the last. So if we are appending 5, that means it is appended at the last of the string. These operations we have discussed. Now there is another operation which used to append elements in the last. One is append that takes only one argument, but if you have multiple argument, we can go for another operation what we call extend. So in the extend we can give the list. So here we are giving an element, but in extend we give an argument as a list. So like we have one list, Audi, Mercedes, Lamborghini, Bugatti, and in list 2 we have Indica, BMW, and Nano, and we want to add at the end of this list 1, so we can call this extend function by list 1 and supply list 2 as an argument. When you do so, what will happen? These 3 car will be added at the end of the first list. Okay. Now let's look for the deleting of list that we also have seen. We can use this keyword del. Then we call the name of the list and the index of the item which you want to delete. Like here I want to delete Lamborghini, so I can use lst bracket index of Lamborghini, which is 2, and once I execute this, my list has been updated, and now you see Lamborghini has gone. I only left with Audi, Mercedes, and Bugatti. Now with this del, we also have another method what we call remove. The only difference between del and remove is that in case of del we supply the index number of item, but in case of remove we supply the element itself. Like if I want to delete Audi, I will supply the element, and if you change the name, that will give you the error. So like if I want to remove the Audi, I need to give the name Audi here, whereas in case of del I was giving the index number. So once I execute this remove method, you see I left with Mercedes, Lamborghini, and Bugatti. Audi has gone from. Now there is another method what we call pop. So pop is basically delete the last element. जैसे append में हम आखिर में ऐड कर रहे थे, वैसे ही pop से हम आखिरी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप pop को कॉल करोगे, ये Bugatti डिलीट हो जाएगी और आपको मिलेगा Audi, Mercedes, and Lamborghini. So there are multiple means through which you can do various operations. Now pop में हम इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, आपको जो भी एलिमेंट पॉप कराना है। जैसे अगर मैं यहाँ इंडेक्स 2 पास करूंगा तो Lamborghini चली जाएगी. You left with Audi, Mercedes, and Bugatti. Now we can create a repetition of character. This really helps us to create redundant list basically, and that's simple by using this multiplication operation.
Like if here I say I'm interested to create a list of 5 initialized with 10 times. So what I do, I simply multiply and then print LST. So you see, I get these 5, 10 times in the list and I get the final list. Down the line, I have the list name Happy Learning. I multiplied it by 4 times, so I get a list which comprises with Happy Learning, Happy Learning, Happy Learning, Happy Learning 4 times. So this is the beautiful feature of the list that really help us to create a list of same constant elements. And these things you will use when you really want to pursue your career in data science and ML and DL, where you really need to create set of vectors are initialized with some constant parameters. Now, as I said, if you want to know the various types of like methods that can be used with the list, so first method is like index, through which you can tell or you can extract the index of any number. Like if I want to know the index of 1, so every time when it looks for the first occurrence of the 1 and return the index, like if I am looking for the index of 1, the index of 1 is 3 because first time it is actually appeared on third index. Now second is count, which is simply give you the frequency of every number, how many number of times that particular number appeared in the list. So if we look for lst dot count 1, you see here 1 is appeared 3 times, so the output is 3. If you change it to like 2 or like let's suppose 8, and when you run it, so you see 8 is only appeared once, so it is giving me 1. If I make a change in this list and I write 8 2 times in the list, so this count will give me 2. So basically this is very helpful when we really want to know the frequency of any number in the list. Now with this we have other methods of like max, that will give you the maximum number present in the list, min, minimum number present in the list, the length, the number of element present in the list. But remember, these types of functions you should only be used when you have same types of element in the list. Remember, because every time when you apply any method, that should comes with certain level of semantic knowledge. Okay, so you should go by this way. Now at the last, we can count the length, then we can also count the reverse. We can short the list. You see the list has been shorted. Okay, and list can be generated by the loops also. This is simply, but that way I have already told you. Maybe in some books you find such types of notations. Don't get confused. It is very much equal to what I was showing you, like writing a list and then calling the range function. Nothing special is here, but this is the one way that you can do. And then what are the different other methods that you can call is you simply know by using this dir function in Python. So you simply use dir and within the bracket you write list. That will give you all the possible methods that you can call over a list. And most of them we actually have seen, like here you see we can use append, we can clear, we can copy, we can count, we can extend, we can index, we can insert, we can pop, remove, reverse, and about copy I want to tell you something. Thanks. This remind me one thing about list. I'm adding one cell here. So let's suppose I make list 1, and this list 1 is let's suppose 2, 4, and 6. It only has these 3 numbers. And then down the line, I create another list, list 2, and I copy the list 1 in the list 2. And after that,
and after that I am printing list 2. So you see I am getting exactly the same list because मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लिस्ट 1 बनाई 2 4 6 और फिर मैंने उसको कॉपी किया लिस्ट 2 में. अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 2 के किसी एक एलिमेंट, लेट सपोज सेकंड एलिमेंट को मैं बदलता हूँ. मैं यहाँ इंडेक्स 1 देता हूँ और यहाँ मैं 4 की जगह पर 10 सप्लाई करता हूँ और फिर मैं लिस्ट 2 को प्रिंट कराता हूँ. तो आप देखेंगे कि सेकंड एलिमेंट चेंज हो गया, 4 की जगह पर क्या आ गया, 10 आ गया. अभी मैं लिस्ट 1 प्रिंट करा के देखता हूँ. तो आप देखेंगे कि लिस्ट 1 का आर्गुमेंट भी चेंज हो गया. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ लिस्ट एंड दिस इज नॉट ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पाइथन, इट इज ड्यू टू the object oriented feature of the Python. So basically when you create a list, this is basically an object of list type that comes with these 3 values. And when you actually try to create another object and you initialize that object, so it create a reference of the list 1, not a copy of that list. So जब भी आप लिस्ट 2 में कोई चेंज करेंगे तो लिस्ट 1 में भी चेंज हो जाएगा. अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग ट्रिक का यूज करें. और अगर हम स्लाइसिंग में कोई नंबर नहीं देते हैं फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट में, इसका मतलब हम पूरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं. इस केस में अगर मैं ये करता हूं तो यू सी लिस्ट 1 को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो अभी कितने हैं, 2 4 6 ही, जबकि मैंने लिस्ट 2 के आर्गुमेंट को चेंज कर दिया था 10 से. अब अगर मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करूंगा तो 2 10 6 आ गए. तो अगर आपको वाकई में एक सेपरेट कॉपी जनरेट करना है लिस्ट की, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर से क्रिएट नहीं होगी, वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूजिंग स्लाइस शॉर्ट ट्रिक से यूज करिए आप. ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप जब टाइम आएगा मैं बताता रहूंगा, बट ये ध्यान रखिए नहीं तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमने तो लिस्ट 2 में अपडेट किया था, लिस्ट 1 में कैसे अपडेट हो गया. दैट इज अ डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड इट हैपेंस सम सर्टेन टाइम. तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट में परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं वो मैंने बता चुका हूँ. आप dir कमांड कॉल करिए और ऑब्जेक्ट डालेंगे, वैसे ही वो सारे फंक्शंस उसकी जो मेथड्स हैं वो दे देगा. मैं फिर कहूँगा कि ये सारी मेथड्स आप अप्लाई करके देखिए, कैसे अपेंड होता है, कैसे क्लियर होता है, कैसे कॉपी होता है, कैसे काउंट होता है. और अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर गूगल हमेशा हमारे साथ होता है. आप डॉक्टर गूगल पे जाइए, आप पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करिए. फिर भी मैं कहूँगा कि आप हर किसी वेबसाइट से ना पढ़ें क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती. हमेशा कोशिश करिए कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट से ही पढ़ें. ठीक है, तो आपको जैसे लिखा है लिस्ट पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आप पाइथन के एक्चुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे. जैसे हम पाइथन 3.8.3 की तरफ जा रहे हैं. मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कहीं से मत पढ़ना. लोग कुछ भी लिख के डालते हैं, उसके कई मीनिंग निकलते हैं, वो अपने परसेप्शन से चीजों को देखते हैं और उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ जाते हैं. इसलिए हमेशा जो कंटेंट आप रीड करते हैं वो वैलिड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और ऑफिशियल होना चाहिए. अगर आपको पाइथन का ऑफिशियल कंटेंट चाहिए तो आप python.org की जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है. जैसे हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो लिस्ट अपेंड कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, पॉप कैसे करना है, क्लियर कैसे होना है, इंडेक्स कैसे होगा, काउंट क्या होगा, ये सब कुछ मिलेगा. और नीचे आपको उसके एग्जांपल्स भी मिलेंगे बेटा रन किए हुए. एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल. द ओनली थिंग is required is your time and devotion, and once you do that you will become proficient in that. तो किसी भी चीज की अगर पाइथन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो सिंपल सी ट्रिक है, डॉक्टर गूगल के पास जाइए. ओके, उस टॉपिक का नाम लिखिए. जैसे फॉर लूप लिखना है मुझे, फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा है मान लो मुझे, मैं लिखूंगा फॉर लूप पाइथन डॉक्यूमेंटेशन. दैट्स इट. डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी.
देखिए docs.python.org ट्यूटोरियल आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, यहाँ आपको सब चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ वहाँ की वेबसाइट पे ना जाएं, जैसे कि यहाँ पर रेंज फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जब भी लूप के बारे में बात करते हैं, ये सब कुछ फ्लो में मिलेगा। मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना है और मेरी लर्निंग को फॉलो करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। तो ये लिस्ट थी। इसी के जैसे हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम टुपल बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, टपल्स को हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिए, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, टपल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। और टपल और लिस्ट बिल्कुल सिमिलर है, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, केवल एक डिफरेंस है कि लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में मतलब ये है कि लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो चीजों में, मतलब एक बार आप लिस्ट बनाओ तो आप दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो, बट टपल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार हमने टपल डिफाइन कर दिया, वो वैसा ही रहेगा, उसमें फिर फर्दर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो अगर आपको कांस्टेंट पैरामीटर की लिस्ट चाहिए तो हम टपल्स की तरफ जाते हैं, और अगर हमें वेरिएबल पैरामीटर की लिस्ट चाहिए तो हम लिस्ट की तरफ जाते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और ये मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि लिस्ट में जो आइटम होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज होते हैं, टपल्स में जो आइटम होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लोज होते हैं। लिस्ट को इम्यूटेबल बोलते हैं, टपल को इम्यूटेबल बोलते हैं। लिस्ट में मोर आइटम्स कैन बी एडेड एज पर योर विश, बिकॉज टपल इम्यूटेबल है इसलिए इसमें आइटम्स ऐड नहीं किए जा सकते। लिस्ट में कांट यूज्ड एज अ की इन डिक्शनरी, ये हम आगे डिक्शनरी पढ़ेंगे, इसको हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्टर हो सकते हैं, लेकिन की वो चीज होती है जो अल्टर नहीं हो सकती है। आपके ताले की फिक्स है, अगर की बदलने लगी तो फिर तो ताले की सिक्योरिटी का काम ही खत्म हो गया। तो एज अ की हम डिक्शनरी में लिस्ट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये म्यूटेबल होते हैं, बट टपल्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, वो बदले नहीं जा सकते। कीज क्या होती है ये हम तब समझेंगे जब हम डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। तो टपल्स को समझ गए आप लोग। टपल्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर, टपल्स आर immutable in nature. And if you want to know the various kind of operations that we can carried out on the tuple, is like very much similar, like we can access them through indexing, we can do slicing, we can access index count, max, minimum, length. Okay, here you see, you find very few methods on tuple, count and index. You can see here, and that is because you cannot mute them. तो यहाँ ना हम अपेंड कर सकते, ना एक्सटेंड कर सकते, ना डिलीट कर सकते, ना रिमूव कर सकते, ना पॉप कर सकते, इस तरह की कोई भी मेथड हम टपल्स पे यूज नहीं कर सकते। तो वी आर वेरी लिमिटेड विद द चॉइसेस। तो एक बार अगर आपकी लिस्ट फाइनल है कि यही कांस्टेंट आइटम उसमें रहने वाले हैं, तो ही हम टपल्स का यूज करें। और टपल्स का यूज हम बहुत समझदारी के साथ करते हैं और रिक्वायरमेंट समझने के बाद ही करते हैं, ये ध्यान रखें। ये कुछ कंपैरिजन है, जो भी तीन चीजें हमने देखी स्ट्रिंग, टपल्स और लिस्ट में, यहाँ पर कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, लेंथ निकालना, किसी पैरामीटर को सिलेक्ट करना, स्लाइस करना, काउंट करना, इंडेक्स निकालना, मेंबरशिप चेक करना, कॉन्केटेनेशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम कैलकुलेट करना। ये सारे ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, टपल्स पे कर सकते हैं, लिस्ट पे कर सकते हैं। ये टेबल मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, आप इसको पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी हमने डिस्कस किया है इन तीनों डेटा सेट्स के बारे में, उसकी समरी यहाँ पर है। तो आप इसको जैसे ही देखेंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। Now the next data structure is a set. तो हमने पढ़ा था सेट क्या होता है। सेट is a collection of unordered object containing no duplicates value. Remember one thing that is sure, that it should not contain any duplicate values. तो जब भी हम सेट्स बनाएंगे, सेट्स में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। सेट्स को डिफाइन करते समय हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे।
तो अब आप समझे पाइथन में हर तरह के ब्रेसेस का एक मतलब होता है, इसीलिए हम ब्रेसेस का यूज़ सब बॉडी पार्ट बनाने में नहीं करते, उसकी जगह पर हमने इंडेंटेशन का यूज़ किया है। तो जो सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बेसिकली इंडेंटेड होते हैं, ना कि उनको हम ब्रैकेट्स में बंद करें, क्योंकि यहाँ अलग-अलग ब्रैकेट्स के अलग-अलग मतलब हैं जो अलग-अलग तरह के डेटा टाइप्स को और डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने में यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने देखे स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से हम टपल को डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से हम कर्ली ब्रेसेस से सेट्स को डिफाइन करते हैं। बट इनमें डिफरेंस अब आप खुद समझ सकते होंगे कि लिस्ट में हम किसी भी तरह के एलिमेंट को रख सकते हैं, कितनी भी बार रख सकते हैं, मतलब रिपीटेटिवनेस हो सकती है। टुपल्स जो होते हैं उनमें हम एलिमेंट्स को इम्यूटेबल बना देते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उनको अपेंड नहीं किया जा सकता, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। सेट्स में हम डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं कि आप कितनी भी कोशिश करें कि एलिमेंट डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट नहीं हो सकते। जितने भी एलिमेंट होंगे वो केवल एक ही बार आएंगे, जो कि सेट्स का फंडामेंटल होता है। तो इस सेट्स थ्योरी पे भी हम सेट्स को यूज करते हैं। लाइक दिस इज योर सेट। तो पहले मैंने एक सेट वेरिएबल डिफाइन किया ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने 3 एलिमेंट रखे 1 2 3, और आप देख रहे हैं कि जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में 1 2 3 मिल रहा है। फिर मैंने एक और सेट डिफाइन किया और मैंने इसमें इंटेंशनली चीजों को रिपीटेटिवली डाला, मतलब मैंने 1 को 2 बार दिया, 2 को 2 बार दिया, 3 को 2 बार दिया। लेकिन मैंने जब फिर इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे सेट ने केवल हर एक एलिमेंट को एक ही बार रिकॉर्ड किया। इसका मतलब ये होता है कि सेट्स में हम डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स नहीं रख सकते या रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये हमें बहुत पावर देती है उस समय जब हम किसी दिए हुए डेटा में से केवल यूनिक डेटा को फाइंड आउट करना चाहें। तो ऑल यू नीड टू डू इज just map them through set automatically extract the unit item from it and display before you. Now here all the things that we have seen with list, string and tuples we can equally apply on the sets also, but इनमें जो differences है वो आप समझ गए कैसे आएंगे। सेट्स में हम डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रख सकते। इसके साथ ही सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ऑपरेशन आपने सेट थ्योरी में पढ़ रखे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेशन हम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो आप वही dir कमांड कॉल करिए और आप देखिए आप सेट का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, आप यूनियन कर सकते हैं, आप सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने मैथमेटिक्स में सेट ऑपरेशन पढ़ रखे हैं वो सारे मेथड्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं और उनको हम इक्वली यूज करते हैं। I am leaving this that you will go through with them one by one and try by your own hand. Equally, we can talk about difference operator, where we can apply the difference operation on the set. We can apply intersection. We can apply some membership like its subset or its superset. So these all operations you will try, you will understand, you know how to do these in mathematics. And I'm taking you to the next data structure, which is what we call a mapping, and that is what we call a dictionary. Now, dictionary is a collection of objects that are pair in key and values. So, dictionary is the most powerful data structure. What I should say about you, and especially in Python, that basically gives the power to match two quantities, map two quantities with one another. तो डिक्शनरी भी जो हम डिफाइन करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड सेट is that in dictionary we use this key value pair as an element. Like John is mapped with A, Mary is mapped with C, and Rob is mapped with B. And whenever you write these things, the first element is termed as key and second element is termed as value. Now in this dictionary you cannot change keys. The only thing that you can update is value. Now previously we have seen list, that is also some kind of dictionary, but in the mapping is always through index. So automatically हर एक एलिमेंट को इंडेक्स मिल जाते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर लेंथ -1 तक जाते हैं और वो इंडेक्स फिक्स होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर हमें पावर ये है कि हम उन इंडेक्स को बदल सकते हैं और वो हमारे हिसाब से हो सकते हैं।
मतलब अब आप ये माने चलें कि ए का इंडेक्स जॉन है, बी का इंडेक्स मैरी है, और सॉरी सी का इंडेक्स मैरी है और बी का इंडेक्स रॉब है। तो हमने अपने इंडेक्स नाम और इंडेक्स नंबर्स इनको दिए हैं, बाकी सारी प्रोसेसिंग सेम होती है। इसका फायदा ये होता है कि हम अपने इंडेक्स जब क्रिएट कर पाते हैं तो हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ पाते हैं, चीज़ों को आसानी से सर्च कर पाते हैं। डाउन द लाइन जब हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे डिक्शनरी एक यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर बनता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सर्चिंग and finding out items where you need to store the collection of those items in your record. So now you understand dictionary, जैसा कि हमने समझा था, डिक्शनरी एक तरह की मैपिंग होती है जो कि वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कराती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड टू वर्ड मैप ना करते हुए ये की टू वैल्यू मैप है। यहाँ जो पहली वैल्यू होगी उसको हम की बोलेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम वैल्यू बोलते हैं। Now, the complete set of key value pair is termed as item. So basically, the dictionary is a collection of items where each item has two values within it. One we call its key, second we call it its value, or two entities within it. So we call it as a key and a value, and collectively we call them key value pair. Now this is a simple program that you have to do. Program to find the second largest and smallest number in the list. Remember, the problem is to find the second largest and smallest number in the list. Okay? Anyone can put into the comment how we can do this back on the discussion. So we were talking about dictionaries, and this is one problem which I was talking about. जहाँ पर आपको किसी दी हुई लिस्ट में से सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। आई एम लीविंग दिस प्रॉब्लम टू यू, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। हम सबसे पहले इस लिस्ट को लिस्ट में से सबसे बड़ा एलिमेंट निकालेंगे, एंड वो एलिमेंट जो है वो बेसिकली मैक्स है। सॉरी, यूजिंग मैक्स फंक्शन आप इस पर्टिकुलर लिस्ट में से सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद यूजिंग अ मेथड यू कैन रिमूव दैट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट and you can look for second maximum element. So that's how you can get the answer of first question where you have been asked to find out the second largest number. Now to get the second smallest number, you do the same with min function. So पहले हम मिनिमम के थ्रू पहला मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे और फिर सेकंड मिनिमम की तरफ चले जाएंगे. So this we can do. Second approach, you can sort them in either ascending order or descending order. If you sort them, obviously the second element will be the second smallest and the second last element will be the second largest. तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड को कॉल कर इस लिस्ट को शॉर्ट करें और फिर यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड आप सेकंड इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर 1 और उधर से सेकंड लार्जेस्ट मतलब इंडेक्स नंबर -2 को एक्सेस करें और आपको सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा. ओके, तो ये एक सिंपल सा तरीका है और ये प्रॉब्लम जरूर आप लोग लिख लीजिए. जस्ट यू विल सॉल्व यूजिंग डिक्शनरी. दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू एज एन असाइनमेंट, that write a Python program to combine two dictionaries adding values for common keys. So we have two dictionaries D1 and D2. कुछ common keys हैं, जैसे पहली common key A है, दूसरी B है, लेकिन C और D common नहीं है. हमें common key की values को add up करना है. ये प्रॉब्लम आपका असाइनमेंट है जिसको आप करके रख लेंगे. Now let's see some of the codes about Python dictionary. सो डिक्शनरी हम समझे कि डिक्शनरी बेसिकली हमें की वैल्यू पेयर देता है, जहां पर कि पहला एलिमेंट एज अ की कंसीडर करते हैं और दूसरा एलिमेंट एज अ वैल्यू होता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ की वैल्यू पेयर. वन थिंग व्हिच यू शुड नोट अबाउट डिक्शनरी इज दैट की कैन नॉट बी चेंज्ड. तो आप की को नहीं बदल सकते बट वैल्यू को आप बदल सकते हो. तो जैसे पहले हम एक्सेस करते थे लिस्ट को थ्रू इंडेक्स एज अ की, यहाँ पर हम की जगह पर यूज कर सकते हैं आपकी जो की वैल्यूज है. जैसे अगर मैं ईयर लिखता हूं तो अब ये पहले मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर देता था बट अब यहाँ पे मैं की नंबर दे रहा हूँ, तो मेरे को प्रिंट होगा उसकी वैल्यू दैट इज 1964 एज यू कैन सी हियर. इफ आई डू नॉट राइट एनीथिंग द कंप्लीट डिक्शनरी विल गेट प्रिंटेड आउट, जहाँ पर डिक्शनरी के सारे आइटम्स जो है वो की वैल्यू पेयर की तरह होंगे. तो पहली की कंपनी है उसकी वैल्यू फोर्ड है, दूसरा की मॉडल है उसकी वैल्यू जो है मस्टंग है, और थर्ड की जो है वो ईयर है जिसकी वैल्यू 1964 है. तो डिक्शनरी बेसिकली हमें पावर देती है दो यूनिट्स को एज अ पेयर
प्रेजेंट करने की और स्टोर करने की। और यहाँ पर हम जो की है उसको वर्सेटाइल की तरह देख सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी बनाई हुई की को रख सकते हैं टू स्टोर एनी नंबर। नाउ जैसे हमने देखा कि हम लूप के थ्रू लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरीके से हम डिक्शनरी भी एक्सेस कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर जब हम लूप लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास की है, तो चूंकि हम डिक्शनरी एलिमेंट को की के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर की इन द डिक्शनरी नेम इज कार and there is a method called keys that basically returns the keys of this dictionary, and simply we can write car key और इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम आप देखेंगे कंपनी फर्स्ट की वैल्यू फोर्ड प्रिंट हो गई, सेकंड की मॉडल की वैल्यू मस्टंग प्रिंट हो गई, थर्ड की ईयर की वैल्यू 1964 हो गई। मीन्स लाइक जिस तरीके से हम फॉर लूप या अदर कंस्ट्रक्ट अप्लाई करते हैं लिस्ट स्ट्रिंग उस पर, उसी तरीके से हम डिक्शनरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर हम की जो है वो एज अ इंडेक्स पैरामीटर यूज कर रहे हैं, और वो इंडेक्स हमने खुद डिफाइन किया है। वो इम्प्लिसिट इंडेक्स नहीं है 0 1 2 3 लाइक, या हमने खुद डिफाइन किया है उसको एज अ की। तो जिस तरीके से हमने लिस्ट की मेथड्स पढ़ी, स्ट्रिंग की मेथड पढ़ी, उसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी की भी मेथड्स हैं, और वो आप पा सकते हैं वही dir डिक्स करके। जैसे यहाँ पर ये एक है कि हम अपडेटिंग डिक्शनरीज वैल्यू, so we know that this is my dictionary car company and that, and now I want to update some of the parameters. So remember, I am updating the values only, like when I'm doing company is my key, Ford is my value. तो मैं केवल वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ, की अपडेट नहीं कर सकता। की जो है वो इम्यूटेबल होती है। सिमिलरली मॉडल के लिए मैंने मस्टंग की जगह वैरॉन यूज किया, और जब मैंने डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट की तो आप देखेंगे कि मॉडल और ईयर, सॉरी, कंपनी और मॉडल की वैल्यूज चेंज हो गई, ईयर एज इट इज। नाउ डिलीशन इज सिमिलरली पॉप हम देख ही चुके हैं। पॉप में हम इंडेक्स पास करते हैं, हम अगर इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो लास्ट एलिमेंट जाएगा, इंडेक्स पास करते हैं तो अभी वहाँ हम इंडेक्स नंबर से पास कर रहे थे, या हमारा जो इंडेक्स है वो की वैल्यू है तो हम यहाँ वो की वैल्यू पास कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कार डॉट पॉप की वैल्यू इज मॉडल, तो ये मस्टांग आउट हो जाएगी, और जब हम कार को प्रिंट करेंगे you see company is Ford, year is 96, means this dictionary is only left with two items, company and year. Now we can also find out the items by the name and then we can pop it. This is what we call pop item, that automatically directly extract the last one. This complete item is extracted by calling this function. The similarly del function we can use. In the del, again we will pass the index. So similarly, in place of index, we will pass the key. That's the difference between list and other those. Now this is comparison if the key exists or not. So model in car, whether this is exist or not, if it exists. So we can call this membership function in to test the existence. Now dictionary methods, by calling keys, we can get the keys. Like here, keys are the brand, model, and this. Values, we can only extract the values, like here Ford, Mustang, and 1964. And remember, these both extracted as a list. When we call items, so basically it extracts the items, both the pair of key value in a tuple form. It is a tuple because it is not mutable, because you cannot change the keys, so it always becomes in the tuple form. In the tuple, you see this is a small braces, and we can have nested lists, we can have nested dictionaries. So while reading this notebook, you understand. Here I have added the assignment where we are asked to find out the frequency of a given character in a string. So ये particular problem हम इस डिक्शनरी से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम। तो अगर आपको कोई भी एक स्ट्रिंग दी जाती है, जैसे आप कोई भी एक स्ट्रिंग इनपुट में देते हैं, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आया है ये हमें पता करना है। अब क्या करते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं पहले, और उसमें हर एक कैरेक्टर को एज अ की बनाते हैं।
तो जब हम यहाँ से उसको लूप चलाते हैं n in the string 1, that means this n is repeated on every character, and we add that character as a key, and we check this character whether it is already in keys or not. If it is already in key, we simply count by 1, increment count by 1. If it is not in the keys, then we add the key into the dictionary and initialize it with the count of 1. So this is a small piece of code that really help us to count the number of occurrence of a particular character in a given string. Let me show you by executing this code. So like you are entering a string here, and my string is happy learning. And you see I get a dictionary which comprises with the character as a key and the value as the number of times that particular character appeared in this string. So capital H appeared for 1, A appeared for 2, as you can see here, HA and then LEA. So A appeared for 2 times, you can see here it has been counted for 2. P appeared for 2 times, Y appeared for 1. Likewise, L appeared for 1, space appeared for 1, E appeared for 1, R for 1, N for 2, I for 1, G for 1. So that's how we can make this complex problem is very simple by using a dictionary construct in which you can create a key as a character and the value as the number of times that character present in that string. So that's how we use dictionaries to make your problem simple. Now again, you can call this dir functions to know about the various methods of the dictionary that I have already displayed out here, you see. Clear, copy, from key, get, item keys, and I welcome all of you to please go into the documentation of this and try to execute all these methods. So this is it from my side for today's discussion, and this is the solution of the problem which I gave you on this problem 2, where you want to get the dictionary of a number and the value as a star of that number. So this is how you can do this. Okay, so this is from my side for today's discussion, and we will meet tomorrow with another exciting and new content. I hope that today's discussion was fruitful for all of you.